जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पाइड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क थे। क्या थे? कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क थे और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको पर्सनली सॉल्व करके दिया था। ठीक है, वीडियो में सॉल्व करके दिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है और इसी सिंपल टॉपिक के ऊपर हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो है प्रैक्टिस सेट 1.3। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 होने वाला है, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट दिया गया है, जो कि हम नहीं सॉल्व करने वाले, क्योंकि उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये जो टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स। क्या नाम है इसका? कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स। तो इसमें क्या होता है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक स्टेटमेंट जिसमें क्या दिया है, कंडीशन दिया है। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या दिया है, कंडीशन दिया है। और कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, बिना उस स्टेटमेंट को चेंज किए, बिना उस स्टेटमेंट को मीनिंग को चेंज किए, बिना उस स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज किए अगर हम उसी सेंटेंस को दोबारा लिखें तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वर्स बन जाता है। मतलब उसी के उल्टा, उसका मीनिंग सेम रहेगा, उसका मीनिंग सेम रहेगा, सेंटेंस का पूरा मीनिंग सेम रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा, उसका कॉन्वर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है और कॉन्वर्स किसे कहा जाता है। क्योंकि अगर ये पढ़ना है तो ये हमें समझना पड़ेगा ना। अगर हम चाय बना रहे हैं तो हमें पता चाहिए कि शुगर की क्वालिटी क्या होती है, शुगर के फीचर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या है, देखो द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटर्न इन द इफ देन फॉर्म। कौन सा? इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा समझा तो आपको एग्जाम्पल से, देखो अगर आप बोलते हो इफ यू विल गिव मी योर बुक आई विल गिव यू माई बुक। ठीक है, अगर तू मुझे तेरा मैथ्स का बुक देगा तो मैं तुझे साइंस का बुक दूंगा। ये क्या है, कंडीशन रखी है ना आपने सामने वाले के साथ कंडीशन रखी है। अगर मुझे मैथ्स का बुक दे रहा है तो उसके बाद ही मैं तुझे अपना साइंस का बुक दूंगा। अगर तू मुझे मराठी का बुक दे रहा है तो उसके बाद ही मैं तुझे हिंदी का बुक दूंगा। कोई भी हो, कंडीशन है। अगर तू मेरे साथ मार्केट में आएगा तो मैं तेरे साथ शॉपिंग के लिए आऊँगा, नहीं तो ये वर्क नहीं होगा। तो कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर इफ वर्ड यूज होता है, इफ एंड देन। इफ यू विल कम विथ मी इन द मार्केट देन आई विल, देन इफ एंड देन आई विल कम विथ यू इन द शॉपिंग मॉल। ओके, एट द शॉपिंग मॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इफ एंड देन जहां पर भी यूज होता है वहां पर क्या होती है, कंडीशन होती है। और ये कंडीशन सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज भी हो सकती है कभी कभी। तो देखो उसके बाद क्या बोला है, द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ को जो फॉलो करता है इट्स कॉल्ड द एंटीसीडेंट। उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं उसको? एंटीसीडेंट। एंड द पार्ट फॉलोइंग देन, जो देन को फॉलो करता है इस वर्ड को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज। क्या बोला है? इंटरचेंज अगर करते हैं। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज करने को बोल रहे हैं क्या? ये नहीं, कंडीशन सेम है। ठीक है, एंटीसीडेंट भी रहेगा और कॉन्सिक्वेंट भी रहेगा, पर क्या कर रहे हैं, उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। देन इंटरचेंज द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो उसके बाद जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट आता है उसे क्या बोला जाता है? कॉन्वर्स ऑफ दैट गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है और कॉन्वर्स स्टेटमेंट भी लिखा है। ठीक है, तो कॉन्वर्स स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वर्स स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं समझेगी तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट ही अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम सेमी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोई भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरली रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट हो रहे हैं। परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसका कॉन्वर्स क्या हो सकता है, सोच के देखो। अगर कोई
डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में से, तब जाके वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तब जाके वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रोम्बस होगा। तो देखते इन्होंने क्या लिखा है, मैंने बिना देखे आपको बताया है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। क्या किया है, देखो देन के बाद वाला जो भी कॉन्सिक्वेंस था उसको क्या है, उसको पहले लिखा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किधर गया डायगोनल, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ ये समझा आपको। उसके बाद इन्होंने एक और कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, जो दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है एग्जाम्पल में वो है इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन द नंबर कैन बी प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है वो आपको घर में थोड़ा सा समझ के लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं अभी डायरेक्टली आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझता भी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इंग्लिश समझना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे जो यूट्यूब चैनल से पढ़ते, स्कॉलर्स पैड अकेडमी, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल से जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी मैथमेटिक्स समझता है। ठीक है, उनको ऑलरेडी मैथमेटिक्स समझता है। पर जिन स्टूडेंट को नहीं समझता है, जो चैनल से पढ़ने वाले हैं पर जिनको नहीं समझता है, तो उनका एक प्रॉब्लम समझ लो, जिनको थोड़ा सा इंग्लिश समझता है उनको मैथमेटिक्स समझेगा, पर जिनको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में या फिर समझने में प्रॉब्लम है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है ये अगर समझने में प्रॉब्लम है, तो उनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। पूरा का पूरा प्रॉब्लम किसी को नहीं आता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको थोड़ा सा भी समझता नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं समझता है, तो आपको टेबल्स आते हैं, आपको नंबर लिखना आता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है, तो उसके बाद अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं समझता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बोलते हो कि नहीं समझ रहा है तो इसके लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मुझे खुद को नहीं आता तो आपको कैसे आएगा। देखो मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारा बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट है कि हमारा जो प्रैक्टिस नहीं करता है। चैनल पे वीडियोस ऐसे ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर ऐसे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, वो पढ़ाने का तरीका होता है और आपका प्यार होता है जो इस चैनल को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक फैमिली मेम्बर वाला रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है और दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो पहला ईजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म में अगर लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो दिए गए दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये कॉन्वर्स है। ये क्या है, ये कॉन्वर्स है। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्वर्स को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। क्या बोला है कि इस कॉन्वर्स को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। इफ एंड देन कब यूज करते हैं, जब कोई कंडीशन लिखते हैं तब जाके तो हम चेंज करते हैं ना, तब जाके तो कंडीशन लिखते हैं ना। अगर इफ है और देन है, इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन है। तो इसमें लिखते हैं अभी देखो कॉन्वर्स क्या दिया है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे भैया, बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल प्रैक्टिस सेट आपके पूरे बुक में नहीं होगा। सॉरी, थोड़ा सा झूठ बोल दिया मैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करा के पढ़ाया हो। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये मैथमेटिक्स जितना इजी लगता है ना, उससे भी ज़्यादा इजी करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पैरेललोग्राम जो है वो ऐसा दिखने में होता है। कैसा होता है, शक्ल से थोड़ा सा ऐसा होता है दिखने में। क्या होते हैं, अपोजिट साइड उसके पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और क्या बोला उन्होंने, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ये सब बातों से हमें मतलब नहीं है।
हमें याद क्या रखना है, देखो पैरेललोग्राम में कितने साइड है, 1 2 3 और 4, और जो जिस किसी भी फिगर में, जिस किसी भी क्लोज फिगर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। तो अब आपको पता चल गया कि जिसमें 4 साइड होते हैं, अगर वो क्लोज फिगर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ देखो सेंटेंस लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, इफ एंड देन वाला। इफ आ गया, अब देन के बाद, ठीक है। इफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्या लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब ये क्वाड्रिलैटरल का कॉन्सेप्ट समझ गया, रब करते हैं। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। देन अपोजिट एंगल्स of that quadrilateral are क्या लिखेंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। घर में क्या पॉकेट से भर के लाए हो क्या, यहाँ पे सेंटेंस दिखा, यहाँ पे बनाया, सेम आप ही को करना है, ये सब। कहाँ, एग्जाम में। अरे एग्जाम में करने से पहले बुक में करना पड़ता है। अगर आपके बुक में आपने प्रैक्टिस की, इसका मतलब वही प्रैक्टिस आप वहाँ पे एग्जाम में लिखने वाले हो, वही प्रैक्टिस आप एग्जाम में करने वाले हो। तो सबसे पहले आपके बुक में होना चाहिए, तब जाके एग्जाम के आंसर शीट में होता है, ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा सॉल्व करें। दूसरे में क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, क्वाड्रिलैटरल की जगह क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल की जगह क्वाड्रिलैटरल ही लिखेंगे भैया। पैरेललोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल लिखेंगे। देखो बना के दिखाता हूँ, क्या है यहाँ आपका सेंटेंस देखो, इफ अ क्वाड्रिलैटरल is a rectangle, क्या बोला है उन्होंने, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या बोलेंगे, देन the diagonals of that quadrilateral, then the diagonals of that quadrilateral are कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं वो, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल लेंथ होते हैं, ठीक है। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन भी दिया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। ये आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो भी चलता है, ठीक है। अगर नहीं आया तो भी चलेगा, मुझे बस कमेंट में लिख दो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं है, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, राइट कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोला है, राइट कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोला है, फर्स्ट द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इससे क्या करना है, हमें कॉन्वर्स लिखना है। तो कॉन्वर्स में देखो क्या आता है, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद द टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। उसके बाद क्या हो जाते हैं, लाइंस पैरेलल होते रहते हैं। सिमिलरली इसी की तरह आपको दूसरा सॉल्व करना है और तीसरा भी सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा लिखने के लिए जगह नहीं था, तो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये दोनों भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मतलब सेकंड वाला जो है उसका सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट वाला जो है उसका थर्ड क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं करना है। ये सेंटेंसेज जो है इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, एक दिन में समझने वाला ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। मानता हूँ बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी है, फिर भी ये एक दिन में समझ में नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस लिखने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।